दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो जैसा कि आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया है कि अपन का अंतिम प्रहार शुरू हो चुका है और ये अंतिम प्रहार आज ही से शुरू हो रहा है। आज से हम लोग डेली हर सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने हैं उनमें कुछ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे उसको और आपको वो क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना बाबू, ठीक है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, सो डोंट मिस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप सभी लोगों को ज़रूर देखना है वीडियो, ठीक है। चलिए फटाफट अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या 2024-25 में जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं, इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन आए लघु उत्तरीय प्रश्न। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना। पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बाबू चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब ये क्लास है और ये क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, फटाफट से देखिए क्वेश्चन क्या है। और एक जो सबसे ज़रूरी बात वो आपको बता दी जाए कि देखो बाबू, क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आता रहेगा, लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या लिखूं पहले, ये पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा, जब आप क्वेश्चन का आंसर देखे रहोगे, आंसर को याद किए रहोगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं। ओके, ठीक है। इटली ये है आपका, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। इटली और जर्मनी दो देश हैं, ठीक है। उनके एकीकरण में ऑस्ट्रिया आखिर बाधा बन रहा था या हेल्पफुल था, क्या था उसके मतलब उसका नाम क्यों आ रहा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी। अब देखो यहाँ से पता चल गया ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, यानी कि वो इटली और जर्मनी का एकीकरण होने देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका इटली और जर्मनी के कुछ राज्यों पर क्या था, अधिकार था, ठीक है। क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद कहाँ था, एकीकरण कब होता है, मतलब बहुत सारे लोग कब मिलते हैं, जब कोई एक मुद्दा सबके लिए लाभदायक हो, जरूरी हो, और वो हो सकता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के कारण ही इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए लोग इकट्ठे होने लगे। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। और ये पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। मेटरनिक जो था वो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, पुरातन व्यवस्था। इसका कहना था देश में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई कभी मत करना। उसके कहने का तात्पर्य ये था, ठीक है, कि भलाई मत करना, शासन करना लेकिन भलाई मत करना, ठीक ना, अपने बारे में सोचना। ओके, तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का इटली और जर्मनी के कई शहरों पर, राज्यों पर अधिकार था, ठीक है। और जो चांसलर वहाँ का था मेटरनिक, वो पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, पीछे जो व्यवस्थाएं चल रही थी, और वो ये बोलता था कि शासन करो लेकिन जनता की भलाई मत करो, ठीक है। ऐसे ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा था, ठीक है। चलिए आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो, मार्क्सवाद के आदर्श लिखे। ये जो कार्ल मार्क्स था, ठीक है, इसका आदर्श क्या था, इसके मतलब इसके वक्तव्य क्या थे, इसके विचार क्या थे, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या सोचता था, चलिए आइए देखते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। कार्ल मार्क्स जो था वो चाहता था कि एक ऐसा समाज बने जिसमें कोई वर्ग ना हो, कोई जाति ना हो,
कोई किसी से बड़ा छोटा ना हो, सब एक समान हो तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। उसका कहना का तात्पर्य एक ही था कि भाई किसी भी प्रकार का वर्ग नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक साथ रहो, एक समान रहो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ठीक है। और उसके बाद उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और यदि कोई उसमें भी अगर लग रहा है कि ये गरीब है, कमज़ोर वर्ग का है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। वो ऐसे समाज का निर्माण चाहता था। कौन? तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स चाहता था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना हो और किसी के साथ भेदभाव न हो। शॉर्ट टर्म में ये आप याद कर सकते हैं। देखो आंसर देख लिया आपने, तो आपको जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन लिखना कैसे, ठीक है। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या है? ठीक, देखो इसकी एक डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन क्या आती है? जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन और नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड का शासन था इंडिया पर, ठीक है। तो इंग्लैंड का उपनिवेश कौन हुआ? इंडिया। यानी कि एक शक्तिशाली देश किसी अन्य देश पर अधिकार करता है, तो जिस देश पर अधिकार करता है वो देश उस शासित देश का क्या हो जाएगा? उपनिवेश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इंडिया इंग्लैंड का उपनिवेश था, और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, उपनिवेशवाद कहा जाता है, ठीक ना। मतलब ऐसी ही धारणा जिसके कारण आप सोचते हैं कि उस पर भी मेरा अधिकार हो जाए, उस राज्य पर भी हो जाए। अभी चाइना विस्तार की नीति पर चल रहा है। वो पाकिस्तान को इतना कर्जा दे चुका है कि पाकिस्तान को लगता है कि वो अंडर में रखा है, ठीक है। तो उपनिवेशवाद यही होता है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार कर लिया जाता है और सत्ता स्थापित की जाती है। यही प्रक्रिया उपनिवेश कहलाती है, ठीक है। उपनिवेशवाद, इसमें तानाशाही शासन होता है। अब कोई हमको भाई बरियाई से अपने अंडर में ले लिया तो तानाशाही करेगा, क्लियर है। जो संस्कृति आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं, उन लोगों का काम क्या है? हम पर अधिकार किया तो हमारा शोषण करेगा, हमारा जो धन संपत्ति है वैसे ही सारा सब लूट कर लेकर चले गए। अंग्रेज थे जो इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। तो आप आई थिंक बात समझ गए। उपनिवेशवाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत ही सटीक आपको मिल गया है, तो आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मिस मत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। देखो बाबू, यदि आप आ रहे हो ऐसा सोच रहे हो कि आप यहाँ पर प्रवचन सुनोगे और याद हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं बाबू कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को समझना कैसे, ठीक है। हाँ, ये बात है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आते हैं, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेनिन कौन था? एक सेकेंड, ये लेनिन है, ठीक ना, आपने इसका नाम तो सुना होगा। लेनिन कौन था? ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेनिन बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता था। दो दल थे, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक और एक और था मेंशेविक, ठीक है। दो दल थे, ठीक ना, जिसमें बोल्शेविक का नेता कौन था? लेनिन था, ठीक है। चलो, बचपन से ही लेनिन का झुकाव साम्यवाद की तरफ था। लेनिन का झुकाव किसकी तरफ था? साम्यवाद की तरफ। यह जारशाही के विरुद्ध थे। वो ऐसा शासन नहीं चाहता था जिसमें किसी एक व्यक्ति किसी पर शासन करे, ठीक है। राज्य व्यवस्था को वो नहीं चाहता था, ठीक है। जिसका सबसे बड़ा कारण था कि इसके बड़े भाई की एक जार के हत्या के इल्जाम में गोली मारकर हत्या कर देना,
ठीक है। लेनिन का जो बड़ा भाई था उस पर ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि इसने जार की हत्या की है और उसके कारण उसको गोली मार दिया गया। ठीक है। अब बिना सोचे समझे, बिना कोई जांच पड़ताल के आप कैसे किसी को मार सकते हो? ठीक है। फिर 1905 की क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन खूनी रविवार के घटना के बाद यह भागकर स्विट्जरलैंड चले गए और निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है। खूनी रविवार का मतलब गैस मत बनिएगा आप लोग, आगे एक क्वेश्चन आएगा कि खूनी रविवार क्या है, तो वहाँ पर उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। वैसे 1905 की क्रांति जब हुई थी, ठीक है, तो उसका जो लेनिन का बड़ा योगदान था उसमें। ठीक है। लेनिन खूनी रविवार जो घटना हुई उसके बाद स्विट्जरलैंड चला गया और वहीं पर रहने लगा। ठीक है। लेकिन वो हार नहीं माना। पुनः उसका आगमन 1917 में वह वापस लौटकर करेंस्की की सरकार को हटाया। वह आता है और जहाँ वो वहाँ पर जो शासन होता है करेंस्की सरकार का, उसको हटाता है और खुद गरीबों का मसीहा बन जाता है। ठीक है। और टाटस्की को अपना युद्ध मंत्री बनाया और टाटस्की के नेतृत्व में लाल सेना का गठन किया। ठीक है ना, ये सारे काम उसने किया। ठीक है। तो शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो उसको 2 4 5 लाइनों में एक्सप्लेन ये कर सकते हैं। लेनिन बोल्शेविक दलों का नेता था। इसका बचपन से ही झुकाव साम्यवाद की तरफ था। ठीक है। और यह जारशाही के विरुद्ध था। ठीक। 1905 की क्रांति में भी लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन खूनी रविवार के बाद वह कहाँ चला गया? स्विट्जरलैंड। और फिर उसका आगमन जो होता है वो 1917 में होता है और वह करेंस्की सरकार को हटाने का काम करता है। ठीक है। और फिर गरीबों का मसीहा बन जाता है। ठीक है ना। लेनिन ने अपने युद्ध मंत्री ट्राटस्की को बनाता है। ठीक है। और ट्राटस्की के ही नेतृत्व में लाल सेना का गठन कर। ठीक है। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन आई थिंक है, क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी? बताइए। जो रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके पहले किसानों की स्थिति कैसी थी? तो देखिए, क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी भाई। ठीक है। क्योंकि वो पुराने ढंग से खेती करते थे और पुराने ढंग से खेती करेंगे तब तो उपज कितनी होगी। आज भी देखो गांव में जो खाद का या फिर उन्नत किस्म का बीज का उपयोग नहीं करते, उनकी खेती कम होती है। अगर आप अभी देखो, अभी किसी की धान की कटाई हुई है, ठीक है, किसी का 12 मन गया है, ठीक है, किसी का 20 मन गया है, किसी का 30 मन गया है। मतलब आप ऐसे जनरली अपने गाँव में देखेंगे तो इसी तरह उसका मापन होता है। ठीक है। तो जो जितनी उन्नत किस्म का बीज का उपयोग करेगा उसकी उपज उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन क्रांति के पहले मतलब पुराने तरीके से ही खेती करते। ठीक है। जिससे फसल का पैदावार बहुत कम होता था। साथ ही शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है। टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। ठीक ना, उस टाइम, क्योंकि पुराने तरीके से खेती करते थे, उपज भी कम होती थी और टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था, इसलिए किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको जनरली भी सुनने को मिलता होगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? मतलब शीत युद्ध होता क्या है भाई? शीत युद्ध क्या होता है? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। वैसा युद्ध जिसमें किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न हुआ। ठीक है। केवल बातों बात होता है, यानी कि मार झगड़ा नहीं होगा, केवल बोला बोली होगा। ठीक है। तो बोला बोली होगा तो ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है। इसे वाक युद्ध भी कहा जाता है, यानी कि वार्तालाप से युद्ध होता है। ठीक है। यह युद्ध रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और अमेरिका के बीच। शीत युद्ध क्या होता है बाबू? तो वैसा युद्ध जिसमें न अस्त्र चलता है न शस्त्र, कोई मारपीट झगड़ा झंझट लड़ाई कुछ नहीं होता है, केवल बोला बोली होता है। हम इधर से तुमको बोले, तुमने उधर से हमको, हमने तुमको गाली दिया, तुमने मुझको गाली दी।
ठीक है, बस यही चलता है शीत युद्ध में। ठीक, चलिए आई थिंक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। पेट में गैस बन रही थी ना, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं? खूनी रविवार क्या था? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है। जो जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो को नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग मॉल की ओर जा रहे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1905 को जार शाही, जो एक राजा का शासन चल रहा था, उसे मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग राजा का जो महल था उसकी तरफ जाने लगे। जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। फिर वही बात आती है कि राजा अपने मन से कुछ भी कर सकता था, तो उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। यह घटना का दिन रविवार था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तीनों बात मिलाकर सेम ही है। ठीक है, लाल रविवार, खूनी रविवार। ठीक है, तो कारण क्या था कि लोग रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। तो वहाँ का जो राजा था उसने उन पर गोलियां चलवा दी। ठीक है, और चूंकि वो रविवार का दिन था इसलिए उसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, आई थिंक बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का योगदान क्या था? वहाँ पर ऑस्ट्रिया की भूमिका पूछा था, तो ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा बन रहा था, लेकिन नेपोलियन योगदान दिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में उसने योगदान दिया था। क्या दिया था आइए जानते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर करके वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। जो मतलब अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए थे, उनमें लड़ाई झगड़े होते थे, उसको बंद किया और एक वर्सेटाइल यानी कि मतलब सबको मिलाकर एक, जैसे कि संघ राज्य की व्यवस्था होती है ना, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, तो वैसे ही सबको जोड़ने का प्रयास किया। उसने बोला कि क्यों लड़ रहे हो भाई, एक राष्ट्र एकजुट बनो। आप जर्मनी के हो, आप इस शहर उस शहर के नहीं हो, आप जर्मनी के हो, आप इटली के हो। ठीक है, और वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के सिद्धांत को जन्म दिया। ठीक है, और जो उसी वक्त जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसने राष्ट्रीयता को जन्म दिया। राष्ट्रवाद की भावना का विकास सारे लोगों में होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, और फिर क्या होता है कि जो जर्मनी था ना वो छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया कि उसे सबको एकत्रित करके 33 राज्यों में परिवर्तित किया। सोचो, 300 राज्य था जिसे 33 राज्यों में परिवर्तित किया। किसने? तो नेपोलियन ने। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने ही जर्मन राज्य संघ का निर्माण भी किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 से 4 पॉइंट आप लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहीं पर लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इटली और जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन का अहम योगदान रहा था। ठीक है, इन्होंने इटली और जर्मनी को भौगोलिक परिधियों से बाहर निकाल के वास्तविक सत्ता दिलाने का कार्य किया। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, क्योंकि जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों को केवल 33 राज्यों में मिलाकर 33 राज्यों में परिवर्तित किया गया। किसने? नेपोलियन द्वारा। और नेपोलियन ने ही 1806 में जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण भी किया था। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में भी ये आपको दिख सकता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से इसका आंसर करते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, कैसे लिखेंगे आखिर? ठीक, चलो, यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है। ठीक है,
जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है। पूंजीवाद क्या है? तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी आर्थिक संस्था जो निजी लाभ के लिए काम करती है, जो खुद के बारे में सोचता है, वही पूंजीवाद कहलाता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए सोचता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक निजी संस्था या किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। सुनो ना, पूंजीवाद मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भाई। ठीक, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होता है, बताओ? नहीं ना। सो बात वही है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है, किसी निजी संस्था का होता है, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए, पूंजीवाद एक व्यवस्था है जिसमें अधिकार किसी निजी व्यक्ति का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बाबू। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है। ठीक है, सो जल्दी बताइए, अप्रैल थीसिस क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो फटाफट से आप बताइए, और नहीं पता है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो। और हाँ वो एक बात ध्यान रखो कि आप देख रहे हो तो ऐसा आप बिल्कुल फील मत करना कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें सुनोगे इधर उधर की, तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं ये क्या देख रहा था, अपने से मेरे को ये करना चाहिए। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सामने से रिकमेंड किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ उस क्वेश्चन में बात है। ठीक है, चलिए। इसका गठन 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने के द्वारा किया गया था, अप्रैल थीसिस का गठन। ठीक है, इसका उद्देश्य था करेंस्की की सरकार को गिराने के लिए लेनिन पेट्रोग्राद शहर पहुंचाता था है, और अपना जोरदार भाषण देकर जनता को आकर्षित कर लिया और नारा दिया कि तुम्हें क्या चाहिए? भूमि, शांति और रोटी, कि युद्ध और भूखमरी। ठीक है, अप्रैल थीसिस, ठीक है, इसका गठन 16 अप्रैल 1917 को हुआ था। किसने किया था? लेनिन ने। इसका उद्देश्य था करेंस्की सरकार को गिराना। ठीक है, और उसके लिए जो लेनिन था वो पेट्रोग्राद शहर पहुंचता है और अपना जोरदार भाषण देता है। अप्रैल थीसिस एक भाषण था। ठीक है, अप्रैल थीसिस क्या था? एक भाषण था जिसे 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने दिया था। किसके विरुद्ध में? तो करेंस्की सरकार को गिराने के लिए। ठीक ना, और उस नारे में लेनिन ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? भूमि, शांति और रोटी, या फिर युद्ध और भूखमरी। ठीक है, तो 2-3 लाइनों में आप ऐसा सारांश सुन सकते हो कि अप्रैल थीसिस एक भाषण था जिसे लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को दिया था। ठीक है, इस भाषण में लेनिन ने करेंस्की सरकार को गिराने के लिए पेट्रोग्राद शहर में भाषण दिया था। ठीक है, और इस जोरदार भाषण में उसने रोटी, भूमि और शांति, या फिर युद्ध और भूखमरी दोनों में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव रखा था, या फिर नारा दिया था कि तुम्हें क्या चाहिए? भूमि, शांति और रोटी, या फिर युद्ध और भूखमरी। ठीक है, अप्रैल थीसिस क्या था? एक भाषण था। ठीक, चलिए, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट लिटोवस्क। ठीक है, की संधि क्या है? ठीक, चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। मतलब ये संधि क्या थी, मतलब इसमें क्या होता संधि में? तो यह संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, याद रखिएगा, नोट पॉइंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसे। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके बीच हुई थी? जर्मनी और रूस, जर्मनी और रूस के बीच में थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जर्मनी और रूस के बीच हुआ था, जिसका गठन 1918 ईस्वी में लेनिन ने किया था। ठीक है, मतलब लेनिन के नेतृत्व में ये संधि हुई थी। ठीक है, चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या था?
रूस और जर्मनी के बीच में क्या वार्ता हुई? आखिर इस संधि, ये जो संधि नाम दिया गया, इस संधि में क्या वार्ता हुई? तो पहला वार्ता था शांति स्थापित करना, कि भाई युद्ध ना करो, सब अपने विकास के बारे में सोचो। का युद्ध युद्ध लगा रखा है आपने, ठीक है। फिर दूसरा आता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार। सब लोग अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचो, अपने ग्रोथ के बारे में सोचो, आपकी जनता भूखमरी से न मरे इसके बारे में सोचो। और सेनाओं के राहत में सुधार, ठीक है। सेहत हो सकता है, ठीक ना। सेनाएं युद्ध कर रही थी बार बार, तो उनको शांति दो भाई, उनको अस्थिर रखो, उनको तैयार करो, और सारी आपदाओं से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से क्या युद्ध में फंसा रखे हो, ठीक है। तो ऐसी जर्मनी और रूस के बीच में संधि हुई थी, ठीक है। शांति व्यवस्था स्थापित करना और अर्थव्यवस्था में सुधार, ठीक है। आप दो दो तीन तीन चीज़ें लिख दोगे भाई, आपका 2 नंबर पक्का है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक कौन सा है भाई, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखे, ठीक है। देखो भाई, हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो, इधर कान देकर सुन लो, ठीक है। कि कार्ल मार्क्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके सिद्धांत को पढ़ लेना है, उसने क्या बोला था, क्या कब उसका जन्म मृत्यु का हुआ था, सब पढ़ लेना है। क्योंकि आपको कार्ल मार्क्स अकेले 5 से 7 नंबर देने वाला है। 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे 100% श्योर कर लो। 1 या 2 क्वेश्चन कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। और दीर्घ में आ गया तो अपनी तो बल्ले बल्ले, 5 नंबर क्लियर, ठीक। तो उसको अच्छे से जरूर कर लीजिएगा, ठीक। अभी हम सारांश में उसकी जीवनी बता रहे हैं कि उसने क्या क्या किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के कम से कम 7 नंबर तो दे देगा, कम से कम में देगा, कम से कम में 7 नंबर, ठीक। देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नामक एक यहूदी परिवार में हुआ। कार्ल मार्क्स कौन था? यहूदी था, ठीक है। इसका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था, राइन राज्य में हुआ था, ठीक है। और किस नगर में? तो ट्रियर नगर में, ठीक। याद रखिएगा, क्योंकि उसका जन्म स्थान पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, किस देश में हुआ था। तो ये पहली लाइन तो पूरी इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद आता है, इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से वकील थे, ठीक है। देखो, ये जीवनी है तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको एमसीक्यू करना है तब, ठीक है। इनके पिता क्या थे? तो वकील थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चलकर ईसाई धर्म को अपनाया, क्योंकि यहूदी थे, लेकिन इन्होंने 1824 में क्या किया कि यहूदी धर्म को अपना लिया, ठीक है। चलिए आगे क्या है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में हुआ, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी, ओके। उसके बाद यह बचपन से ही मेधावी थे, मतलब तेज छात्र थे वो, तेज विद्यार्थी थे, ठीक है। इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया, इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह किया। लव मैरिज था उनका, कार्ल मार्क्स का, ठीक है। और वैसे भी विदेशों में वैसा होता है, शादी का मतलब उन लोग तो वैल्यू ही नहीं रखे, शादी का मतलब उन लोग, ठीक है। अभी मन है तो रहेंगे, नहीं मन है तो नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी नहीं कहती, ठीक है। हमारी संस्कृति बिल्कुल इसके पक्षधर नहीं है, ठीक। फिर उसका तो ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? तो जेनी। कौन थी? तो बचपन की मित्र थी, ठीक। 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई, फ्रेडरिक एंगल्स से 1844 में मिला और इनसे प्रभावित हो गया। मतलब नहीं होता है कि हम किसी से मिले, उसकी बातें अच्छी लगी तो उससे हम प्रभावित हो गए, उसकी बातें मानने लगे, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से प्रभावित हुआ और गरीबों की समस्या पर विचार करने लगा, क्योंकि फ्रेडरिक एंगल्स भी गरीबों के बारे में सोचता था, उनकी भलाई के बारे में, तो इसने भी सोचना स्टार्ट कर दिया कार्ल मार्क्स ने।
कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों को एक हो जाओ। वो बोलता है कार्ल मार्क्स कि सब सारे मजदूर एक हो जाओ। साथ ही पूंजीवाद का घोर विरोध किया, ठीक है, कि सबका शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा, सारा अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में रहेगा। तो उसने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो कि पूंजीवाद लोग गरीबों का जमकर शोषण कर रहे थे। क्योंकि पूंजीवादी शोषण, भाई अभी हमने पूंजीवाद क्या है तो उसमें देखा था ना, शोषण करते थे, ठीक है। तो उसने इन सब का विरोध किया और मजदूरों को कहा कि सारे लोग एक हो जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई लड़ने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। जैसे आपको बोला जाता है कि बाबू देखो हम लोग सारा कुछ आपको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई जो है वो आपको खुद ही लड़नी है, कोई नहीं आएगा, ठीक है। आज बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, ये करेगा, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है, लेकिन एंड टाइम पर आपको खुद लड़ना होगा। वहाँ अकेले देखेंगे, आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ाई करो और अभी जो टीचर बताए वो काम करो। आप जहाँ भी पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी टीचर आपको बता रहा होता है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अभी तो कम से कम 30-40 दिन तो कर लो यार, 40 दिन कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े। 40 दिन में क्या जाता है, 40 दिन क्या है, साल भर निकाल दिया तूने ना, जो किया सो किया। अभी 40 दिन पढ़ लो आराम से, ठीक है। तो चलिए, और क्या कार्ल मार्क्स ने कहा, तो इसने क्या किया था, तो इसकी प्रसिद्ध रचना दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, याद रखिएगा, पूछता है, बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक ना। एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएगा इस बार भी बोर्ड एग्जाम में। जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दास कैपिटल का प्रकाशित हुआ 1867 ईस्वी में। इसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मौत 1883 में लंदन में हो गया। 1818 में जन्म, 1883 में मृत्यु, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा है, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन 1824 में उसने क्या किया, ईसाई धर्म अपना लिया, ठीक है ना। उसके पिता हेनरिक मार्क्स थे, जो पेशे से वकील थे, ठीक। वो फ्रेडरिक एंगल्स के प्रभाव से आकर वो गरीबों को के बारे में सोचने लगा, ठीक ना। और उसका विवाह जो हुआ था वो उसकी बचपन की मित्र जेनी के साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर याद रखनी है। एमसीक्यू आपको यहीं से देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, याद रखिएगा, हमारी बात कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे अनुसार, गेस्ट क्वेश्चन जो ज़रूरी थे बताना आपको, वो हमने बता दिया, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। और फिर बाबू और भी क्वेश्चन जो है पी वाई क्यूज, आप अभी कुछ मत करो, अभी क्या, मैं जनवरी में तुमको दे रहा हूँ, JNUARY, जनवरी में तुमको 6 तारीख को ये वीडियो मिल रहा है। अब तुम्हारे पास केवल 40 दिन का अप्रोक्सीमेट टाइम है, तो इसमें भी 5 दिन निकाल दो, ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। वो 26 जनवरी वाला, फिर सरस्वती पूजा वाला, ठीक है। तो आपके पास कितना अप्रोक्स 30 दिन बचा, 1 महीने। जम कर पढ़ाई कर दो, रगड़ दो अपने आप को, ठीक है। तो आप केवल PYQs करो, मेरा सलाह लो, PYQs, केवल PYQs, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब PYQs करो, कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। नोट्स रिवाइज एक दिन कर लेना, एग्ज़ाम देने से 1-2 दिन पहले नोट्स बार बार रिवाइज कर लेना, लेकिन अभी PYQs करो बस, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा क्लास। ये पार्ट 1 था, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए हैं इतिहास का। अभी सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। एग्ज़ाम तक साथ रहेंगे और रिजल्ट तक साथ रहेंगे, एकदम गर्दा मचा देना है, ठीक है। हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको केवल उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्या बोलती कंपनी, सही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, देन फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ओके। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, ओके, बाय बाय।